हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्स सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि विनेन जी हमारे यान जाओ जी को पूछने लगता है कि जो बात तुमने बोला वो सारे बातों का मुझे प्रूफ दिखाओ, वरना मैं यूं ही तुम्हारे बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। ये सुनने पर यान जाओ जी बोलने लगता है कि तुम मानो या ना मानो उससे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड एनफोर्समेंट एल्डर को मनाना है। ये सुनने पर विनेन जी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि यान जाओ जी तुम। ये बात को बीच में ही रोककर यान जाओ जी बोलने लगता है कि लॉ एंड एनफोर्समेंट एल्डर, आप मेरे बात अच्छी तरह सुनिए। अगर मैं यहाँ पर झूठ बोलूं तो उसके बाद मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि हमारा पूरा गुआंगचंग माउंटेन के ऊपर मुसीबत आ सकती है। तब मेरे साथ मेरे फादर का भी बेइज्जती हो जाएगा और वो बिल्कुल भी सिख का लीडर बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो ऐसे बात में मैं क्यों झूठ बोलूंगा यहाँ पर आपसे। ये बोल ही होता तभी ये तीनों लड़के वहां पर आ जाए तो आने तुरंत बाद चिल्ला के बोलने लगते हैं कि मैं अपने सीनियर ब्रदर के लिए टेस्टिफाई दे सकता हूँ। और ये आवाज सुने तुरंत बाद ये सारे लोग वो तीनों लड़कियों की तरफ देखने लगते हैं। तब ये तीनों लड़के चिल्ला के बोलने लगते हैं कि ये बात सच है कि हमारे सीनियर ब्रदर यान जाओ जी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो युआन ला को पूरी तरह से हरा दिया है। पर सिर्फ हराया था, बल्कि वहां से बिल्कुल भी भगाया नहीं था। पर एक बार हमारे सीनियर ब्रदर यान जाओ जी हाथों से हारने के बाद वो पूरी तरह से एम्बेरस हो गया, वहां से भाग गया खुद ही। और अगर हम 9 इविल स्पिरिट लैंड के बारे में बात करें तो वहां पर हमें पहले हमारे सीनियर ब्रदर यान जाओ जी ने लेके गए। इसका मतलब उन्होंने उस प्लेस को डिस्कवर किया था। और वेनिन जी तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम जानबूझ के हमारे सीनियर ब्रदर को ऐसा मुसीबत में डालना चाहते हो, पर हमारे रहते पर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सिर्फ 3 लड़कियां नहीं बल्कि हमारे साथ सारे लोग भी हमारे सीनियर ब्रदर यान जाओ जी के तरफ गवाह देने के लिए तैयार है। और ये सारे बात सुनने के बाद वेनिन जी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने मन सोचने लगते हैं कि मुझे पहले ये बात पता चलेगा कि ये कमीना यान जाओ जी सभी लोगों को पूरी तरह से बुली करता है। इसके वजह से वो यान जाओ जी सभी लोग पूरी तरह से नफरत करते हैं। पर यहाँ पर तो पूरी तरह से बात अलग हो रही है। चाहे कुछ भी हो अभी के लिए ये तो सेफ है, पर अभी भी ये जिन का मैटर अभी भी बाकी है। तो इसलिए उस मैटर पर अगर ये पूरी तरह से सच बताएगा नहीं तो तब ये पूरी तरह से फंस जाएगा। और तब हम लॉ एंड एनफोर्समेंट एल्डर की तरफ देखते हैं, वो चिल्ला के बोलने लगता है कि ठीक है अभी के लिए ग्रेट सन सिख के रिलेटेड सारे मैटर्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए अब हम अगले मैटर के बारे में बात करेंगे। यान जाओ जी मैंने सुना था कि तुम ही वो 20 मेंबर्स का लीडर है, तो इसलिए लीडर होने के नाते तुम ये जिन के मैटर के बारे में क्या करोगे, क्योंकि मैंने सुना था कि तुम्हारी वजह से, इसका मतलब तुम्हारे लापरवाही की वजह से या तुम्हारे इनर क्रिस्टल फर्नेस की वजह से वो पूरी तरह से जल के मर गया है। तो क्या तुम सीधा से इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो या इसके बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो। ये सुनने बाद यान जू मुस्कुराते हुए अपने मनी में सोचने लगता है कि फाइनली ये जिन का मैटर यहाँ पर फाइनली आ ही गया। तब हम यान जाओ जी की तरफ देखते हैं, वो सामने देखकर बोल रहा होता है कि हाँ आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मेरे फादर के बीच और वो रेड स्पिरिट गैंग के बीच बिल्कुल ही नहीं जमती। और आप लोगों को ये भी अच्छी तरह से पता है कि वो मेरे फादर को बिल्कुल ही मार नहीं सकते, क्योंकि मेरे फादर उनके कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है। इसीलिए उनका बेटा यानी मुझे मारकर उसका बदला लेना चाहते हैं वो। इसीलिए वो जैसे तैसे मेरे बारे में पता करके वो आई ऑफ द वर्टेक्स के अंदर 9 इविल स्पिरिट लैंड के अंदर आ चुके थे। और वहां पर आने के बाद मुझे ट्रैप करने के लिए उन कमीने ने एजेंस फ्लेम का यूज किया। पर आपको भी अच्छी तरह से पता है कि एजेंस फ्लेम इतना कमाल का होता है कि उसे देखने के बाद कोई भी बंदा पाना चाहता है। तो इसलिए मैं भी वो एजेंस फ्लेम को पाना चाहता था, पर मैं थोड़ा रिफाइनिंग में बिजी था, तो इसलिए अपना दोस्त को उसे पकड़ने के लिए भेजा था, पर ये जिनको नहीं। पर उसने मेरे ऑर्डर को बिल्कुल ही ना मान के वो सीधा वो एजेंस फ्लेम को पकड़ने के लिए उसके पास गया था। और उसे देखने के बाद उसको मैं समझ के उसको पूरी तरह से जान से मार डाला वो रेड स्पिरिट गैंग के लोग। ये सुनने पर यान जो बोले था अगर सच में वो रेड स्पिरिट गैंग के लोग ने उस यीजिंग को मार डाला तो वो मरते समय यीजिंग तुम्हारा नाम जोर जोर से क्यों चिल्लाने लगा था। ये सुनने पर यान जाओ जी बोलने लगता है कि वो नीचे गिरने के बाद उसका कुछ ज्यादा चोट नहीं लगा था, पर वो डायरेक्टली एग्जैक्टली नीचे नहीं गिर गया था, पर वो मेरे इनर क्रिस्टल फर्नेस के ऊपर गिर गया था। इसकी वजह से वो इनर क्रिस्टल फर्नेस तुरंत पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई। इसके वजह से वो यीजिंग को काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। और वो यीजिंग को ये लगा था कि वो नीचे गिरने के बाद उसे जान से मारने के लिए जानबूझ के वो इनर क्रिस्टल फर्नेस को उसके ऊपर भेजा था, पर रियलिटी में इसका एग्जैक्टली उल्टा हुआ। पर ये बात यीजिंग को बिल्कुल ही नहीं पता था, तो इसलिए उसने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर दिया और वो मेरे ऊपर गुस्सा करके मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाने लगा। और मैं भी मानता हूँ पास में वो यीजिंग के बीच और मेरे बीच थोड़ा बहुत जमती बिल्कुल नहीं थी, पर वो सिर्फ थोड़ी बहुत थी और वो भी बचपन का थी। पर अब तो हम दोनों पूरी तरह से फ्रेंडली कॉम्पिटिटर्स हो गए थे, तो इसीलिए मैं छोटी बात के लिए उसको बिल्कुल ही मार नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। पर वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है वो यीजिंग अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में एक कमाल का आर्टिफैक्ट पहना हुआ था। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो यीजिंग अभी तक जिंदा है और वो जरूर हमारे सिक्के और वापस लौट आएगा। ये सुनने के बाद यानजू बोलने लगता है कि पर अगर सच में वो यीजिंग मर गया था और वो बिल्कुल ही वापस नहीं गया था तब तुम क्या करोगे। ये सुनने के बाद यानजू बोलने लगता है कि अगर वो सच में वापस नहीं आया तो उसके बाद मैं परमिशन दे सकूं, तुम लोग मेरे ऊपर सोल सर्च यूज कर सकते हो। और तुम लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि सोल सर्च के ऊपर कोई भी बंदा कोई भी बंदे को बिल्कुल ही धोखा नहीं दे सकता। और वैसे भी मुझे ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है एल्डर यानजू आप मेरे ऊपर इतना शक क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको मारने वाला मैं नहीं बल्कि वो रेड स्पिरिट गैंग के लोग हैं। अगर मैं वहां पर उस यीजिंग को बचा
बचाने की कोशिश करो, तब भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि वो रेड स्पिरिट गैंग के लोगों के साथ फाइट करूं। मैंने जो जो बोलना था वो सारे चीजें बोल दिया। अब मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आप यीजिंग के मैटर में इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके बीच में और यीजिंग के बीच में थोड़ा सीक्रेट रिलेशनशिप है। ये सुनने के बाद यानजू गुस्से से बोलने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये सुनने के बाद लैंड एनफोर्समेंट ऑर्डर बोलने लगता है कि शांत हो जाओ तुम दोनों। और यानजू जी तुम्हारे बातों पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सारे बातों के बारे में तुम्हारे जूनियर्स को पहले ही पूछ चुका था और उन्होंने भी एग्जैक्टली यही जवाब दिया है, तो इसलिए ये मामला यही पर खत्म हो जाती है। ये सुनने के बाद यानजू जी बोलने लगता है कि अगर ये दोनों मामले पूरी तरह से खत्म हो जाए तो मैं एक और मामले के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मामला ये दोनों मामले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैटर उस बंदे के बारे में जिस बंदे ने हम सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन वो रेड स्पिरिट गैंग को बता के हम सारे लोगों का जान खतरे में डाल दिया है। और उस बंदे के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि लिंगफेंग वैली का ही बंदा, और उसके साथ साथ हमारा सेक्टर का ही फाइनल है, और उसका नाम और कोई नहीं बल्कि वेनेन जी है। और एक्चुअली मुझे इसके बारे में एक और चीज पता चल गया, उसने सिर्फ हमारे बारे में वो रेड स्पिरिट गैंग को ही नहीं बताया, बल्कि जिस रिपोर्ट को तैयार करके मैं हमारे सेक्टर को भेजा था उस रिपोर्ट के अंदर ही उसने छेड़खानी की है। ये सुनने के बाद ये वेनेन जी को मन फट जाती है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता, बस ऐसा घूर के उस यानजू को देख रहा होता है। ये सुनने के बाद यानजू बोलने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुझे पता है कि वो वेनेन जी ने सीधा आकर वो रिपोर्ट को मुझे ही दिया, मैं सीधा जाकर सेक्रेटरी को दिया है, इसका मतलब तुम वो वेनेन जी को नहीं बल्कि मेरे ऊपर भी चेक कर रहे हो क्या? ये सुनने के बाद यानजू जी बोलने लगता है कि अभी तक तुम्हारे अगेंस्ट मुझे कोई भी प्रूफ नहीं मिला, तो इसलिए अभी तक मैं सिर्फ वेनेन जी को ही चेक कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली उसको मैंने चेक नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं लिख के बोल सकता हूँ उसका मेरा वेनेन जी हमारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ और हमारे सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। सभी लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से पता है कि वो वेनेन जी मेरे फादर के अगेंस्ट है। अगर मेरे फादर के अगेंस्ट हो तो सिर्फ मेरे फादर को बर्बाद करने के बारे में सोचना चाहिए उसको, और उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि हमारा पूरा सेट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा है। तो इसलिए ये छोटा गलती नहीं बल्कि एक बड़ा सा क्राइम है। ये सुने तुरंत बाद वेनेन जी वहां से उठ जाता है और चिल्ला के बोलने लगता है कि यानजू जी मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा फादर एक एल्डर है, वो भी फर्स्ट एल्डर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर कुछ भी आकर तुम कुछ भी बोल सकते हो। ये सुने बाद यानजू जी बोलने लगता है कि अबे साले क्या तू पूरी तरह से बेरो हो क्या, क्योंकि मैं एक ही मिनट पहले बोला था कि तुम्हारे अगेंस्ट मेरे पास प्रूफ है, और यही वो प्रूफ। ये बोलने के तुरंत आपने स्टोरेज बैग के अंदर के वो एक मोर स्टोन्स को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि यही तुम्हारे अगेंस्ट प्रूफ है, और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।